देखो अप्लाइड फिजिक्स में प्रैक्टिकल जो आज का है वो ये है कि किसी स्प्रिंग का बल नियतांक ज्ञात करना, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, या केवल केवल स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह देते हैं। मतलब वही होता है कि स्प्रिंग का बल नियतांक ज्ञात करना। वाइवा में एग्जामिनर पूछेगा कौन सा प्रैक्टिकल किया, तो तुम पूरा बोलोगे, ठीक है ना। किसी स्प्रिंग का बल नियतांक ज्ञात करना, ये नहीं कि बल नियतांक ज्ञात करना, ठीक है। इसमें जो है वो उपकरण क्या होते हैं, एपरेटस। तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग का बल नियतांक निकाल लो तो कोई को ना कोई स्प्रिंग होगी, ठीक। तो वो स्प्रिंग ले ली है। उसके बाद बल नियतांक निकालने के लिए हम हुक्स लॉ का यूज करेंगे, तो यानी कि खींचना खांचना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाने के लिए फिर क्या होगा, कुछ बाट्स चाहिए हमें, 50-50 ग्राम के बाट या जो भी अवेलेबल हो लैब में वो बाट यूज करोगे। स्केल होगा कि ताकि कहीं पे कितना खिसका है वो नापा जा सके, कितनी लंबाई में वृद्धि हुई या कमी हुई वो सब जाना जा सके। पलड़ा वेट्स जहाँ रखोगे वो पलड़ा चाहिए होगा, ठीक है ना। और संकेतक जो पॉइंटर चलेगा उसके ऊपर जो बताएगा कि हाँ भाई यहाँ पे स्प्रिंग पहुंची या फिर यहाँ पे स्प्रिंग पहुंची, तो इस तरह का ये यहाँ पे डायग्राम बना रखा है मैंने। अब ये पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद ओरिजिनल एपरेटस भी दिखा देता हूँ। ये स्टैंड से देखो यहाँ पे दृढ़ आधार से हमने स्प्रिंग लटका रखी है, नीचे इसके ये पॉइंटर लगा हुआ है और ये पलड़ा है। इसमें वेट्स रखोगे तो जाहिर सी बात है लोड पड़ेगा तो स्प्रिंग खींचेगी तो ये पलड़ा सब नीचे जाएगा और इसका मतलब पॉइंटर भी जो है नीचे चल के जाएगा। अगर ये पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक, तो उस केस में ये स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो गया तुम्हारा, और मान लिया 50 ग्राम रखने पर तुमने ये यहाँ तक पहुंच गया, तो लंबाई में वृद्धि कितनी मानी जाएगी, दिस मच माइनस दिस मच। समझ रहे हो, ये नहीं कि ये 60 पे 80 पे तो लंबाई में वृद्धि 80 हो गई ना। लंबाई में पहले 60 था फिर 80 पे पहुंचा तो इसका मतलब 20 हुई है वृद्धि। समझ रहे हो बात को, ये चीज ध्यान रखना, कॉमन सेंस ये होते हैं। ये नहीं कि 80 लग दिया, 80 पे है पॉइंटर तो 80 लंबाई में वृद्धि। लंबाई में लंबाई नहीं चाहिए कि कहाँ पहुंचे से मतलब नहीं है, कितनी उसकी लंबाई में वृद्धि हुई है, ये चीज चाहिए होती है। अब मैं ओरिजिनल एपरेटस भी दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल एपरेटस है। एपरेटस भी लैब में दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें स्प्रिंग फ्री लटकती रहती है, जैसे यहाँ बना रखा बिल्कुल सेम ऐसा ही एपरेटस है। लेकिन दूसरा वाला एपरेटस तुम्हें कहीं दिखाई दे जाए तो बिल्कुल चौंक मत जाना। उसमें क्या होता है, दो रॉड्स ऐसी होती हैं अगल बगल, स्प्रिंग ऐसे से होती है स्प्रिंग, और स्प्रिंग के ऊपर पलड़ा होता है और उसके ऊपर आराम से वेट्स रखे जाते हैं। तो उस तरह का भी एपरेटस अगर दिखे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉइंटर से मतलब होता है, पॉइंटर से तुम्हें रीडिंग लेनी होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये पॉइंटर है यहाँ पे, ठीक। ये स्केल बना हुआ है, ये कांच है। कांच इसलिए रखा है, कांच होने से और अच्छाई हो जाती है कि अगर ये थोड़ा सा दूर है तो उस केस में जो है वो ऊपर या नीचे वाले पॉइंट ना पड़ जाए, तो इसलिए सामने बिल्कुल इसके आके जब इसकी इमेज इससे मैच कर जाए उस टाइम पे इसकी क्या पोजीशन है वो देखी जाती है। नहीं तो कोई ऊपर से देखेगा तो पता लगा नीचे वाला पॉइंट पढ़ लिया, नीचे से देखेगा तो पता लगा 1-2 मिलीमीटर ऊपर वाले पॉइंट पढ़ लिए। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मिरर का यूज किया है। इसी में देखो स्केल भी बना हुआ है पूरा, उस पर रीडिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये स्प्रिंग हो गई तुम्हारी, थोड़ा सॉफ्ट स्प्रिंग है ताकि 50-50 ग्राम के वेट्स लगाने पे थोड़ा बढ़ सके, मतलब ये खिंच सके, ठीक। और ये पॉइंटर है और ये तुम्हारे वेट्स हैं। वेट्स में थोड़ा अलग से बता देता हूँ। जो वेट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं वो चूंकि 50-50 ग्राम करके बदलने हैं तुम्हें, तो इसका मतलब ऐसे वेट्स होने चाहिए जिनको कि हम घटा बढ़ा सकें। तो ये जो वेट्स होते हैं ये तुम्हारे स्लॉटेड वेट्स कहलाते हैं। स्लॉट मतलब इनमें खांच कटी रहती है, जैसे ये खांच कटी हुई है इसमें देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये खांच जो है पतली है, नीचे अंदर जाके फिर पूरा जो सर्कल बना हुआ है वो चौड़ा है थोड़ा सा। तो इससे ये होता है, और इसमें भी जिस उसमें लगे हुए हैं ये हुक जो है, इसमें भी देखो ऊपर की तरफ जो है तुम्हें पतला हिस्सा दिख रहा होगा थोड़ा सा, डंडी इसकी मोटी है लेकिन यहाँ पे पतला कर दिया है। तो इस पतले हिस्से में ये स्लॉट ऐसे खींच के चला जाएगा और फिर अंदर जाके जब रॉड जितना ही मोटा वो अंदर होल कटा हुआ है तो फिर अंदर बैठ जाएगा आगे। अब ये नहीं निकलेगा इसमें से, अगर इसे निकालना है तो इसको पहले उसी पतले पार्ट तक लाना पड़ेगा, फिर वहां से जाके तब उस खांच से निकलेगा। तो ये 50 ग्राम मैंने निकाल दिया अलग, एक 50 ग्राम और निकाल लिया मैंने इसमें यहीं पे ला करके, ये ठीक है ना। इस तरह से करके करके ये अगला 50 ग्राम भी निकाल लिया। अब तुम यहाँ लास्ट में देखो 2 बचे हैं, तुम्हें ऊपर वाला थोड़ा मोटा दिख रहा होगा, नीचे वाला थोड़ा पतला दिख रहा होगा। कोई बता सकता है इसकी वजह क्या है? बाकी हर वेट थोड़ा सा मोटा है लेकिन सबसे लास्ट वाला वेट थोड़ा सा पतला है वो भी 50 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम। पतला क्यों है ये?
जब तुम इसे भी निकाल लोगे बाहर, ठीक है ना, ये निकाल लिया, अब इसे 50 ग्राम होना चाहिए, तो अगर इसी को ही 50 ग्राम कर दोगे तो इसका वेट कहाँ जाएगा, फिर 60 ग्राम नहीं हो जाएगा। तो क्या है, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसका वेट इसमें माइनस कर दिया तो थोड़ा सा पतला हो गया। टोटल ओवरऑल मिला के ही 50 ग्राम है विद हुक्स पूरा डंडी। और सर इसके ऊपर हम दूसरा डालेंगे तो ये अकेला 50 ग्राम है, इसलिए थोड़ा सा इससे मोटा है। तो सर फिर ये वाला इसमें नहीं जुड़ जाएगी ना, ये क्यों, ये 50 ग्राम है, तुमने ये और मिलाया तो 100 ग्राम हो गया बस। कुछ समझ आ रहा है, ये सब कॉमन सेंस होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा तुम इसको स्टडी करोगे अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये वाइवा में एग्जामिनर अगर पूछ लेगा तुम्हें कि इसका वजन कितना है, ठीक है ना, तो फिर अब उसी में अगर तुम कंफ्यूज हो गए, तुमने इस चीज को कभी नहीं सोचा है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हर छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए, सोचना चाहिए उसके बारे में, कारण अपने आप पता लगाना चाहिए, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये सब, ठीक है ना। ये चूंकि बच्चे गलती करते हैं तो इसलिए हम उसको साथ में बताते चलते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज जल्दी में होंगे तो वो सब स्किप हो जाएगा, सीधे हुक का नियम बता रहे हो, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्लॉटेड वेट्स होते हैं, स्लॉट्स मतलब ये खांचे कटी हुई हैं। तो इसमें हम वेट को अपने हिसाब से कम ज्यादा 50 लगाना है कि 100 लगाना है कि 150 लगाना है, 200 250 300 जो भी करना है वो सब कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल एपरेटस है और देखने में डायग्राम जो है वो यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है। अब आते हैं हम इस प्रैक्टिकल में सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, या थ्योरी भी कहते हैं इसको, कि किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो सीधा जो है वो तुम्हारा स्प्रिंग से रिलेटेड है, तो ये हुक के नियम पर बेस्ड है, ठीक है ना। हुक के नियम पर आधारित है। अब हुक्स लॉ क्या होता है वो हम अलग से देखेंगे। ये हुक का नियम या फिर हुक्स लॉ, ये एक नियम था जो एक साइंटिस्ट थे हुक, उनके द्वारा दिया गया था। और हुक्स लॉ देखो सिंपल सा रूल है, तुम सोचोगे कि अगर ये हुक ने दिया होता तो हम खुद ही समझ देते, इतना सिंपल है। एक्चुअली होता ये है कि जैसे मान लिया सपोज करो एक स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरह रखी है। इस पे दो काम करते हैं हम, एक तो इसे खींच लेते हैं, तो खींचते हैं अगर हम इसको तो फिर ये इस तरह से इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है ना। और या फिर हम इसे कंप्रेस कर दें, दबा दें, तो दबा दें तो ये कंप्रेस होकर के इस तरह से ये इस तरह हो जाती है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में होगा क्या, अगर फील करोगे, अगर तुमने इसे खींचा तो लगेगा तुम्हें कि स्प्रिंग जो है वो वापस अपनी पुरानी कंडीशन में जाने की कोशिश करती है, और अगर कंप्रेस किया है तो फिर से वापस अपनी पुरानी नॉर्मल तो उसकी यही कंडीशन है ना, समझ रहे हो बात को। तो ये फिर से नॉर्मल कंडीशन में जाने की कोशिश करती है। मतलब तुम जो इसके ऊपर चीज अप्लाई करो, चाहे कंप्रेशन चाहे एक्सपेंशन, ये उसका अपोज करती है और वापस अपनी पुरानी पोजीशन में जाने की कोशिश करती है। दूसरा ये भी है, तुमने देखा होगा कुछ एक्सरसाइज की मशीन ऐसी होती है जिसमें कि स्प्रिंग लगी होती है ना। जो लोग ज्यादा जिम में नहीं जाते वो घर पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स रख लेते हैं जिसमें कि स्प्रिंग लगी होती है, और वो उसको ऐसे खींच करके चेस्ट वगैरह की एक्सरसाइज या इस तरह की करते हैं वो एक्सरसाइज। तो उसमें भी ये कम खींचोगे तो कम ताकत मतलब लगती है, और ज्यादा खींचना है तो उतनी ही ज्यादा ताकत लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्प्रिंग को कम खींचे तो वापसी के लिए जो फोर्स लगता है वो उतना ही कम लगता है, और ज्यादा खींचोगे तो वापसी के लिए फोर्स भी जो है वो ज्यादा लगने लगता है। इसी वजह से उसको खींच पाना मुश्किल होता है। फिर दो तरह की स्प्रिंग आती हैं, देखा होगा तुमने, कुछ होती हैं जो आसानी से दब जाती हैं और कुछ होती है जो बहुत मुश्किल से दबती हैं। स्प्रिंग वो भी होती है जो पेन की रिफिल के में पड़ी रहती है, रिफिल के ऊपर पेन के अंदर, वो अगर बाहर निकालो तो आराम से तुम दबा सकते हो। स्प्रिंग वो भी होती है जो बाइक के शॉकर्स में पड़ी होती हैं, या कार वगैरह ये जो व्हीकल होते हैं उनके सस्पेंशन में स्प्रिंग पड़ी होती है, जिसको कि दबाना तो दूर, उसको निकालने के लिए एक शिकंजा आता है अलग से। देखना कभी किसी मैकेनिक के यहाँ अगर उसको शॉकर निकालना है गाड़ी में से, तो पहले एक शिकंजे से पहले उस स्प्रिंग को टाइट करता है, दबाता है, कुछ इस तरह का है, तब जाके कहीं वो निकाल पाता है उस चीज को। तो और ट्रेन के भी स्प्रिंग होती है, ट्रेन में भी शॉकर होते हैं, स्प्रिंग होती है, देखना बहुत मोटी स्प्रिंग होती है। तो ऐसी स्प्रिंग जो जल्दी दब जाए, आराम से दब जाए, या जो मुश्किल से दब रही है, इनमें क्या फर्क होता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी जाकर के। और ये जो हुक का नियम है ये भी जो है वो इन्हीं तरीकों से बना है, यही चीजें इंक्लूड करते हैं जो डेली लाइफ में देख रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स की सबसे खास बात होती है, क्लासिकल फिजिक्स की सबसे खास बात होती है कि जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो तुम डेली लाइफ में उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो हम अब हुक का नियम देखने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आएगा। किसी स्प्रिंग पे, ठीक है ना, अगर हमने कोई फोर्स लगाया तो वापसी के लिए जो फोर्स लगता है, सबसे पहले तो उसका ध्यान रख लो, वो उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल।
या फिर उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जैसे अगर हमने खींचा इसको तो हम तो एक फोर्स अलग से लगा रहे हैं, हम तो ये लगा रहे हैं फोर्स, खींचा है तो हमने ये एक्सटर्नल फोर्स F लगाया है, ठीक है ना, तब जाके ये खींचा। लेकिन जो वापसी में ला रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो ये जो प्रत्यानयन बल लगता है वो कितना लगता है, जितना तुम खिंचाव लाओगे इसके अंदर, जितना इसके अंदर एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, मतलब लंबाई में जितना चेंज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, प्रत्यानयन बल F डैश अगर या F कह लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x, या फिर डेल्टा अगर नहीं लिखना चाहो तो केवल x लिख सकते हो। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि x जो है वो चेंज, लंबाई नहीं है, चेंज इन लेंथ। अब स्प्रिंग नॉर्मल है, तुम सोचो x ये डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है, कितना चेंज कर दिया है। तो फाइनल जो लेंथ है माइनस इनिशियल लेंथ, तो डेल्टा x लिख के आराम से समझ में आ जाता है। लेकिन जनरली बुक्स में जो है वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख देते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो इसलिए हम यहाँ पर एक माइनस का यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो तुम्हारा हुक का नियम कहलाता है। ठीक है ना, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। अगर हम इसमें कांस्टेंट लगाते हैं तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अंदर जो k है वो एक नियतांक है, ठीक है ना, एक नियतांक है जिसे, इसका नाम क्या होता है, स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं, बल नियतांक कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। बहरहाल अब बात करते हैं कि अगर कोई कहता है कि इसकी यूनिट बताओ, ठीक है ना, तो इसकी यूनिट जो है कितनी होगी जाकर के, तो यहाँ से न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट बन जाएगी जाकर के। अगर कोई कहता है इसकी विमा निकालो तो देखो फोर्स की mLT -2 हो जाएगी और डिवाइड बाय L, तो ये जो है L कैंसिल, तो ये mT -2 ये इसकी विमा हो गई जाकर के। ठीक है, तो ये चीजें तो फॉर्मूला पता है तो उस केस में हो ही जाएगा, बाकी इसका स्टेटमेंट बुक से लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, K क्या बताता है। ठीक है ना, तो K जो है वो एक्चुअली स्प्रिंग की हार्डनेस या फिर सॉफ्टनेस को बताता है। मतलब हार्ड स्प्रिंग है, जैसे बाइक का शॉकर हो गया, और सॉफ्ट स्प्रिंग है तो जैसे मान लिया पेन का स्प्रिंग हो गया। तो अगर मान लिया सपोज करो हमारा K जो है वो किसी सिचुएशन में कम है तो स्प्रिंग हमारी सॉफ्ट कही जाती है। इस चीज को कैसे हम बता सकते हैं, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू F/x। माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है ना, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, वैल्यू तो F/x ही रहेगी। सर तो माइनस लेंगे नहीं, अगर मान लिया सपोज करूं मैं वैल्यू से मतलब है केवल न्यूमेरिकल में, तो माइनस तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बस इतना बता रहा है, कैलकुलेशन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस केस में देखो ये K अगर कम है तो इसका मतलब F कम होगा और X ज्यादा होगा, समझ रहे हो, तभी तो K कम होगा। फॉर K लेस होने के लिए F कम और ज्यादा X, मतलब कम फोर्स लगाने पर ही और x ज्यादा हो जाता है। समझे बात को, हल्का सा फोर्स लगाया और वो खिंच गई, तभी तो x ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये सॉफ्ट स्प्रिंग को डिनोट करता है। और k अगर जो है वो मान लिया सपोज करो कम ज्यादा है तो स्प्रिंग जो है वो हार्ड समझी जाती है। और इस केस में इसको इसी तरह से समझा सकते हो, k इज इक्वल टू F/x है, तो अगर k को ज्यादा होना है तो उसके लिए F जो है वो ज्यादा होगा और x कम, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर भी x जो है वो बहुत कम हो पाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं शॉकर्स जो होते हैं वो वही सही रहते हैं जितने से वो थोड़ा थोड़ा दब सके। ठीक है ना, जैसे बाइक जब नई होती है तो कहते हैं कि अभी इसके शॉकर्स थोड़ा उठेंगे, मतलब दबेंगे दबाएंगे तब जाकर के जो है वो सही काम करेंगे। जब नई बाइक होती है तो उसमें ये कहा जाता है। तो उसमें जैसे 2 लोग बैठे हैं 3 लोग बैठे हैं उस पर बाइक पे चले वो थोड़ा, तो स्प्रिंग थोड़ा सा रनिंग हैंड में आती है, मतलब ठीक है। अगर मान लिया सोचो तुम ट्रेन का शॉकर लाके हम बाइक में लगा दें तो उस पर 4 लोग भी बैठ जाएंगे तब भी वो जरा सा भी नहीं दबेगा। तो वो ट्रेन का जो शॉकर है वो ट्रेन के हिसाब से दबता है, उस हिसाब से जब ट्रेन का पूरा लोड पड़ता है तो उसमें बहुत ज्यादा के की जरूरत पड़ती है। और पेन जो है वो हमें ऐसे ही से करना होता है, तो इसलिए उसमें स्प्रिंग जो होती है वो सॉफ्ट यूज कर ली जाती है। ठीक है ना, तो हुक का नियम और स्प्रिंग का बल नियतांक और स्प्रिंग के बल नियतांक का डेली लाइफ में क्या मतलब है वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है ना, इसको उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x
यानी कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, और माइनस मतलब संख्यात्मक मान लेने पर हम वैल्यू अगर निकालना चाहें तो उस केस में संख्यात्मक मान लेने पर तो k इज इक्वल टू एफ एक्स कर सकते हैं। तो k निकालने के लिए मुझे f चाहिए और x चाहिए, यानी कि कितना फोर्स अप्लाई किया और कितना जो है वो एक्सटेंशन हुआ उसके अंदर या कंप्रेशन हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे स्प्रिंग जो हमारे पास apparatus है, इसमें जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड होगी, और जो वो दूसरा apparatus होता है ना उसका भी मैं बता देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। उसमें क्या होता है, बेस होता है, दो रॉड इधर लगी होती हैं, दो रॉड इधर लगी हो, एक रॉड इधर एक रॉड इधर होती है, एक स्प्रिंग होती है ऐसे, उसके ऊपर ये पलड़ा लगा होता है, समझ रहे हो? इस पलड़े में ही पॉइंटर लगा होता है और एक स्केल यहाँ पे लगा होता है, ठीक है ना? जो 50-50 है वो इसके ऊपर रखा जाता है। वो इसके ऊपर वेट्स रखे जाते हैं। तो ये क्या होती है, ये स्प्रिंग कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होती है तो ये पॉइंटर नीचे चलता चला जाता है। तो ये स्प्रिंग के कंप्रेशन पे बेस्ड है, और ये वाला जो apparatus है वो स्प्रिंग के एक्सटेंशन पर बेस्ड है, लेकिन नियम दोनों में वही लगेगा जा करके। ठीक है, तो दोनों लैब में जो भी apparatus दिखे वो हम उसमें काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो एक्स है वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन दोनों को डिनोट करता है। कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक्सटेंशन में ही लगेगा, कंप्रेशन में नहीं लगेगा। ठीक है, देखो इधर अब बात आती है प्रेक्षण की। टेबल्स जो प्रैक्टिकल में होती हैं, अगर तुम समझ जाओगे तो उसको याद करने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, हल्का सा इनपुट लोगे और तुरंत समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि x k इक्वल टू कैसे मिलेगा, f अपॉन x, इससे मिलेगा ना। तो जाहिर सी बात है f चाहिए होगा और x कितना कितना हो रहा है ये चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रम संख्या और पलड़े पर कितना भार लगाया और f ग्राम, इसका तो सीधे सीधे तो तुम लगाओगे तो f तो सीधे ही मिल गया, जो तुमने लगाया वही हो गया। उसके बाद अब आता है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे, वेट्स बढ़ाते जाओगे, तो ये चीज नीचे चलती चली जाएगी, पलड़ा और इस पॉइंटर भी नीचे चलता चला जाएगा। तो उसकी पोजीशन नापनी पड़ेगी तुम्हें, कहाँ कहाँ पहुंचा। एक्सटेंशन तो लास्ट में निकालेंगे। तो संकेतक की स्थिति क्या है, भार चढ़ाते समय 0 से 50 रखा, 100 रखा, 200 रखा, 250, 300, कायदे में तो उसी से ले लेना चाहिए कि कितना कितना हुआ, बस एक्सटेंशन मिल गया। लेकिन थोड़ा सा और प्रैक्टिकल में त्रुटि को कम करने के लिए क्या किया जाता है, भार उतारते समय भी रीडिंग ली जाती है। मतलब 200 तक पहुंच गए, अब 200 के बाद पहुंचने के बाद फिर 50 निकालो तो वापस आएगा ऊपर, और 50 निकालो तो और वापस आएगा। तो कभी कभी स्प्रिंग में ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो कि पता लगा भार बढ़ाते टाइम जब 100 था तो इतना खिंचाव था, लेकिन जब वापसी करते टाइम 100 आया तो उतना नहीं है, कुछ ज्यादा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। पोजीशन में चेंज हो सकता है। 100 ग्राम चढ़ते टाइम अलग रहा हो उस पे रीडिंग, और उतरते टाइम 100 ग्राम जब आए तो उस पे रीडिंग हो सकता है थोड़ी अलग हो। तो इसलिए भार चढ़ाते समय अलग और भार उतारते समय दोनों रीडिंग ली जाती हैं। दोनों का जब मील लेंगे तब जाके पोजीशन एक्चुअल निकल के आएगी। समझ रहे हो बात को? उसके बाद जब पोजीशंस आ जाए, जैसे मान लिया सपोज करो यहाँ पर ये तुम्हारी L1, अभी वेट यहाँ पर था जो वेट नहीं रखा था, ठीक है ना, तो ये पोजीशन तुम्हारी L1 है। जब कोई वेट नहीं है, 0 ग्राम, तो L1 है पोजीशन। फिर तुमने 50 ग्राम रखा तो L2 आया, 100 ग्राम रखा तो L3 आया, फिर उसके बाद 150 ग्राम, ये 3 वेट है, 150 ग्राम हो गया तो L4 है सपोज। तो अब एक्सटेंशन कैसे निकलेगा, स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि x कैसे निकलेगी? तो तुम देखो L2 में से जब L1 घटाओगे, ठीक, और पहले बार जब कुछ नहीं था तो L1 में से ही L1 घटा दिया, तो L1 में से L1 घटाओगे 0 हो जाएगा। तो भाई जब वेट ही नहीं रखा तो कुछ बढ़ा भी नहीं। फिर उसके बाद तुमने 50 ग्राम रखा तो ये L2 पे पहुंचा, देखो 50 ग्राम रखने पे फिर ये तुम्हारा L2 पे पहुंचा। तो अब वृद्धि कितनी हुई, L2 माइनस L1, देखो ये L2 माइनस L1 किया। अब उसके बाद जब 150 ग्राम रखा या 100 ग्राम रखा, L3 आया, तो वृद्धि क्या मानी जाएगी, L1 से ही तो वृद्धि मानी जाएगी। 100 ग्राम यहाँ से 100 ग्राम रखे तो L1 से खिसक के L3 पे आया, तो L3 में से L1 घटाएंगे तो हमें 100 ग्राम के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये मत सोचना कि L3 में से L2 घटेगा, L3 में से L2 घटाओगे तो एक्सटेंशन नेक्स्ट 50 ग्राम के लिए मिला है, हमें 100 ग्राम के लिए रीडिंग चाहिए। तो 100 ग्राम के लिए रीडिंग के लिए हमें L3 में से L1 ही घटाना पड़ेगा, 150 ग्राम की रीडिंग के लिए L4 में से L1 ही घटाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे घटाने वाली क्वांटिटी हमेशा L1 ही रहेगी। क्लियर हो रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अब मैं इसी प्रैक्टिकल को करते करते डायग्राम में ही, अब इतना समझ चुके होंगे कि डायग्राम में करते ही करते हम इस प्रैक्टिकल को रीडिंग इसमें से लिख सकते हैं। बाकी हाँ इसमें L1 हमारा 0 ही रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में हाँ 0 ग्राम पे रीडिंग स्टार्ट करिए तो 0 से ही करा जाएगा स्टार्ट।
ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे ये है इस तरह से तुम्हारा ये पोजीशन, अभी यहाँ से वेट्स निकाल देंगे हम सब, ठीक है ना। ये तुमने सब निकाल दिया। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि इसमें कम से कम 50 ग्राम तो रहेगा ही, क्योंकि ये इसके छल्ले में फंसा रखा है इन्होंने, तो इसलिए कम से कम यहाँ पे 50 ग्राम रहेगा ही रहेगा। तो जैसे सबसे पहले ये 2 हटा लिया तुमने, इसको निकाल देता हूँ मैं, चलो ये निकाल दिया और यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब तुम्हारा जो है वो ये तो नहीं निकल सकता, इस छल्ले में से निकालना पड़ेगा, तो 0 से स्टार्ट हो पाएगा, अदरवाइज तुम 50 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो 50 ग्राम पे फिर L1 माइनस L1 ही हो जाएगा, 100 ग्राम पे फिर बढ़ेगा जा करके 50 से L2 माइनस L1 नहीं, L1 माइनस L1 ही रहेगा, तब 50 यहाँ पे आ जाएगा। 50 ग्राम पे हम फिर वही इनिशियल पोजीशन मान के चलेंगे, क्योंकि ये 50 ग्राम पे फिर वो खिंच चुका है ना थोड़ा, तो उसको इससे पहले क्या था ये कैसे पता लग पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीडिंग आएगी ये चीज हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे 0 पे है तो वो अगर कर सकते हो 0 पे तो वो लिख लिया, और नहीं तो 50 ग्राम से ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें एक वेट और बढ़ा देंगे, जैसे अभी चलो 50 कर दिया जैसे, तो 50 पे क्या हुआ तो वो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 100 ग्राम कर देंगे, कितना लेंथ पे पहुंचा तो वो यहाँ लिख देंगे, तो ये 100 ग्राम हमने इसमें और कर दिया, ये खिंच के कहाँ पहुंचा वो हम लिख देंगे। अब मैं वेट नहीं बढ़ा रहा, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। उसके बाद 50 ग्राम और 150 ग्राम हो गया, तो ये और खिंच जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो ये लेंथ नोट कर लेंगे। फिर 200 ग्राम करा तो ये और खिंचेगा, 250 ग्राम किया, 250 ग्राम किया तो और खिंचेगा, 300 ग्राम किया तो ये और खिंचेगा, तो ये खिंचते 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 यहाँ पहुंचेगा। अब उतारते समय की रीडिंग नीचे से ही स्टार्ट होगी। सबसे पहले 350 पे है तो 300 पे ही कितना है, तो ये तो वही आएगा जितना ये एग्जैक्टली सेम आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है, जितनी भी लेंथ बड़ी होगी, क्योंकि जहां तक पहुंचे वहीं से तो स्टार्ट करना है, तो ये पॉइंट तो सेम रहेगा। अब इसमें से 50 ग्राम हटा लेंगे तो 250 बचा, तो 250 पे थोड़ा वापस जाएगा, कहां पहुंचा तो वो ये लिखा है। ये चीजें दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से हो सकता है ये अलग है, ठीक है ना। और फिर 50 ग्राम हटाओगे तो ये और पीछे जाएगा, वो रीडिंग फिर यहाँ नोट कर लेंगे, फिर ऐसे करते 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 ये कर लेंगे। अब इसका मीन ले लेंगे, ये L1 = a + b/2, इसका मीन हो गया, इसका इस तरह से मीन लेंगे, इसका मीन यही आएगा, क्यों, क्योंकि वो तो सेम था। बाकी अगर डिफरेंट है हो सकता ना भी डिफरेंट निकले, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नया है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो इंस्ट्रूमेंट नया है तो हो सकता है ना ही ऐसा हो। स्प्रिंग बहुत अच्छी है, स्मूथ है, तो उस केस में ये दोनों सेम भी आ सकते हैं। तो तुमने मीन लेके फिर L1 L2 L3 से निकाल देना है। फिर इसके बाद L1 में से L1 घटाओगे तो वो एक्सटेंशन, L2 में से L1 घटाओगे तो नेक्स्ट 50 ग्राम पे एक्सटेंशन, L3 में से L1 घटाओगे तो नेक्स्ट उस पे एक्सटेंशन, ऐसे करके ये तुम्हारे जो है वो ये एक्सटेंशन जो है वो आ जाएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को, F और X इस तरह से निकाल लेना है टेबल से। अब कैलकुलेशन क्या होगी उसकी बारी आती है, ठीक है, नोट कर लो। देखो प्रेक्षण कंप्लीट हो गया है, और अब इसकी गणना यानी कि कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब ये ग्राफ के थ्रू यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा इसे, तो हम क्या करेंगे, इधर जैसे हमने फोर्स लिया ग्राम में, और इधर हमने एक्सटेंशन लिया सेंटीमीटर में, और इनमें ग्राम खींचेंगे। तो 0 ग्राम पे जैसे मान लिया सपोज कुछ निकला, 0 ही निकलेगा, ये तो L1 माइनस L1 ये तो 0 ही निकलेगा ना यहाँ पे, तो ये तो पॉइंट 1 हो गया तुम्हारा। इसके बाद 50 ग्राम पे, 100 पे, 150 पे, 200 पे, 250 पे, 300 पे, ठीक है ना। क्या क्या निकलेगा वो चीज जो है हमें 50, 100, 150, 200, 250, 300 ग्राम, ये तुमने जो है वो वेट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, और लेंथ के हिसाब से यहाँ पे तुमने ये ड्रॉ कर लिया। अब 50 ग्राम पे कितना है वो यहाँ ड्रॉ कर लो, 100 ग्राम पे कितना है वो यहाँ, ये यहाँ, 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 यहाँ। अब जैसे मान लीजिए सपोज हमने बताया था कि हुक के नियम में ये होता है F = -kx, k नियतांक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, y = mx + c। ग्राफ के कांसेप्ट्स बताए हुए हैं मैंने, ये तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए जो कि मूल बिंदु से पास होगी। तो देखो मूल बिंदु से पास होगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है, तो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बेस्ट फिट लाइन ले लेते हैं, ऐसी लाइन ले लेते हैं जिसपे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हों। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं, ये गड़बड़ हो रहा है बस। तो हम इसी को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, वो जो एक तो आप निकल जा रहे हैं इधर उधर, उनको निकल जाने दो, वो हम मानने के चलेंगे कि गड़बड़ी हो गई होगी नापने में कुछ।
तो बेस्ट फिट लाइन जब आ जाए तो फिर क्या करेंगे, इस पे ये ट्रायंगल एक बना देंगे ए बी सी। ये पोर्शन तुम्हारा एफ को डिनोट करता है, ये वाला पोर्शन तुम्हारा एक्स को डिनोट करता है। तुम्हें क्या चाहिए, एफ अपॉन एक्स चाहिए ना। तो ग्राफ से हम क्या लिखेंगे, एफ के इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, और एफ कितना है ए सी और एक्स कितना है बी सी। बस इसको नाप के जो भी आएगा ये हमारा आंसर, और न्यूटन पर मीटर में नहीं आएगा, ये हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर में नहीं, क्योंकि फोर्सेस हमने ग्राम में ली है और लेंथ हमने सेंटीमीटर में ली है। तो इतना ये जो है वो तुम्हारा स्प्रिंग का बल नियतांक जो के है वो निकल आएगा। परिणाम में भी हम यही लिख देंगे कि स्प्रिंग का दी हुई स्प्रिंग का बल नियतांक कितना है, इतना है। ठीक, सावधानियां मैं थोड़ा सा इसमें से पढ़ के बता देता हूँ तुम्हें बुक में से। तो सावधानी इसमें ये होती है, स्प्रिंग हल्की होनी चाहिए, मतलब ताकि 50 ग्राम के वेट से आराम से प्रेशर लग सके उसके ऊपर। ठीक है, और स्प्रिंग पर लगाया बाह्य भार प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर होना चाहिए। एक्चुअली स्प्रिंग में क्या होता है, अगर जैसे पेन की स्प्रिंग है उसको पकड़ के यूं खींच दो तो फिर वो सीधा तार बन जाएगी, फिर उसमें वो नेचर नहीं आएगा। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही वृद्धि करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस स्प्रिंग को बिल्कुल एकदम खींच दिया तो वो पता लगा वायर ही बन गया, फिर वापस ही नहीं लौट पा रही है। उसके बाद तीसरा है, स्प्रिंग को दृढ़ आधार से लटकाया जाना चाहिए। पता लगा तुमने ढीले उससे लगाया, तुमने वेट लगाया, पता लगा स्प्रिंग तो खींची साथ में वो ऊपर से वो पूरा इस एपरेटस से खिंचाया नीचे, तो फिर लेंथ जो नापोगे वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और संकेतक के स्थिर हो जाने पर ही माप ली जानी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि तुमने इसके ऊपर वेट लगाया, पता लगा ये थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, तो जब ये रुक जाए कहीं पे थोड़ा सपोर्ट लगा के उसको रोक लो, जब रुक जाए कहीं पे तभी वेट लो। वो तो कॉमन सेंस है भाई, ऐसे ऐसे कर रहा है तो कहाँ से रीडिंग ले लोगे। तो इसलिए सावधानियां जो है वो इसके साथ रहती हैं। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल को करके देख लिया है, ये स्प्रिंग का बल नियतांक निकालना था इसमें, और मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में उनसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। और अगर ज़रूरी हुआ तो उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना करके हम डालेंगे। सारे प्रैक्टिकल्स जो है वो आपके एक चैनल की हमारी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट प्रैक्टिकल के नाम से है वो। और उसमें एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें कि आपको सारी रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पर तो हम समझा देते हैं केवल कि किस तरह करना है, लेकिन आपको रीडिंग्स चाहिए तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो आप उससे स्टडी करें, उसमें आपको वाइवा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके भी सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो प्रैक्टिकल में आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और वाइवा में भी वो पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज़ में भी कभी कभी वो पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी आप वहाँ से तैयारी करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमें 7376292424 पर मैसेज करें और अपना नाम, ब्रांच और कॉलेज का नाम और सेमेस्टर बताएं, ताकि हम आपको करस्पॉन्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें, ताकि आपको और ज़्यादा फास्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यूट्यूब के नोटिफिकेशन देर से पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते हैं, या फिर चैनल में कहाँ पे क्या पड़ा है नहीं पता लगता है। तो जैसे जैसे आपके लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है हम वो व्हाट्सएप ग्रुप में वो प्रोवाइड करते चले जाते हैं। बाकी मैथ्स के लेक्चर्स भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैथ्स के लेक्चर्स भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।